हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर वन शॉट रिवाइज करेंगे, जिसमें हमें 3 पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले अमीन, सेकेंड वन आपका होगा नाइट्रो कंपाउंड एंड थर्ड वन होगा आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो 3 पार्ट हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर है, जिनके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है बच्चों इसमें, ये है आपका अमीन पार्ट। अमीन पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांस नीट एज वेल एज जेई में होता है। तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवाइज किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रेफ़र किया है, एक बार ज़रूर आई वो सजेस्ट कि आप लोग रेफ़र करें, बिकॉज बहुत ही प्रॉपर वे में आप लोगों का रिवीजन होगा और कोई भी पार्ट आपका, कोई भी टॉपिक आप लोगों का रिवीजन के दौरान नहीं छूटेगा। इतनी एश्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अमीन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे अमीन टोटल 3 तरह के होते हैं: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन किसको कहा जाता है बच्चों? जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप होगा या एक अराइल ग्रुप होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे। सेकेंडरी हम किसको कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल या फिर अराइल या फिर एक अल्काइल एक अराइल हो सकता है। और टर्शरी अमीन किसको कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, उसके साथ तीनों या तो अल्काइल होते हैं या तीनों अराइल होते हैं, या तीनों में से कोई एक अल्काइल होगा, 2 अराइल होगा, या 2 अल्काइल होगा, एक अराइल होगा। मतलब ये आर ग्रुप आपका बेसिकली क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी एन अराइल ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये तो जस्ट हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो अगर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से कनेक्टेड तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन है कनेक्टेड तो सेकेंडरी, एंड अगर कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है तो टर्शरी अमीन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा मेन टॉपिक के साथ, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अमीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो सबसे पहला मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएजेंट का काफ़ी जगह पे आप लोगों को यूज़ करने को मिल सकता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो इस रिएजेंट को ज़रूर याद रखिए। रिएजेंट ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पहले रिएक्शन में। तो पहला प्रिपरेशन मेथड है बच्चों रिडक्शन का। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? जो नाइट्रो कंपाउंड होता है उसको टिन और HCl या फिर आयरन और HCl की मदद से, ये क्या होते हैं? एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देना NH2 के अंदर। मतलब नाइट्रो ग्रुप को हम रिड्यूस करा सकते हैं अमीन के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और ये हमारा अराइल ग्रुप है। अराइल ग्रुप के अंदर भी अगर NO2 ग्रुप लगा है तो उसको रिड्यूस करके हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एनिलीन कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरा जो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, ये है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ या अमीन के साथ कराना है। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शंस की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले रखा है मैंने और उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। रिएक्शन आपका यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा। तो इस अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या है बच्चों? हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जो कार्बन सेंटर होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अमोनिया बैक साइड से डेल्टा प्लस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन को निकालेगा। जैसे ही हैलोजन यहाँ से निकलेगा बच्चों, होगा क्या देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास अमोनिया है और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं। अमोनिया जब नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज़ करके R पे अटैक करेगा, हैलोजन यहाँ से बाहर होगा, तो इनिशियली आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन पे होगा क्या? नाइट्रोजन पे होगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना लोन पेयर यूज़ कर रहा है डोनेशन के लिए। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ से एक H+ को निकाल देगा। वही H+ यहाँ से जो रिलीज हुआ था X- उसके साथ कंबाइन करके किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? HX के फॉर्म में। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बच्चों RNH2 का, विच इज़ नथिंग बट प्राइमरी अमीन। अब ये जो प्राइमरी अमीन है बच्चों, इसके अंदर नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर है। उस लोन पेयर की मदद से ये दोबारा से क्या करेगा?
डेल्टा प्लस कार्बन पे अटैक करके हैलोजन को बाहर निकालेगा। फिर से यहाँ से जो X माइनस होगा, यहाँ से किसी एक H प्लस को निकाल के HX के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा यहाँ से रिएक्शन के अंदर। एंड फिर से रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और 1 डिग्री अमीन जब अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा SN2 के थ्रू, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा 2 डिग्री अमीन। एंड ये 2 डिग्री अमीन जब फर्दर RX के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हैलोजन कंबाइन करके निकल जाएंगे किसके फॉर्म में, HX के फॉर्म में। और जैसे हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से R लगा दो नाइट्रोजन के साथ तो क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अमीन मिलेगा। एंड ये जो 3 डिग्री अमीन है उसमें भी नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये भी क्या करेगा, एक और बार केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा और उस दौरान ये अल्काइल हैलाइड के अंदर अटैक करेगा और R जो आपका है जो डेल्टा प्लस है उस पर नाइट्रोजन का अटैक होगा और यहाँ से हैलोजन बाहर हो जाएगा। बट गौर से देखिए बच्चों, अब इस नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जिसको हम H प्लस के फॉर्म में हटा सकते हों। तो इसलिए ये जो नाइट्रोजन है इस पे ऑलरेडी 3 R ग्रुप पहले से लगा हुआ था। 4th R ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच हो चुका है। एंड सिंस नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे काउंटर बैलेंस कौन करेगा, X माइनस करेगा। मतलब इस तरह के यहाँ पे जो 3 डिग्री अमीन होगा जब ये अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बना के देता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक आपका रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। मतलब अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री बनने के भी चांस है, 2 डिग्री के भी चांस है, 3 डिग्री के भी चांस है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के बनने के भी चांस है। बट कौन से कंडीशन में आपका रिएक्शन क्या बनाएगा उसके लिए एक छोटा सा नोट है जिसको ज़रूर याद रखिए बच्चों। सबसे पहले अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया है और अमोनिया लिमिटेड अमाउंट में लिया है तो बच्चों क्या होगा, देखिए आप इस पूरे रिएक्शन में क्या नोटिस कर पा रहे होंगे। इस पूरे रिएक्शन में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अमोनिया फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, 1 डिग्री अमीन। अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो जो भी अमीन बनता जाएगा वो फर्दर क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना बना दे। तो इसलिए जब हम अल्काइल हैलाइड को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये मॉलिक्यूल तो बार बार केमिकल रिएक्शन में एंटर करेगा और उस वजह से यहाँ पे 1 डिग्री के भी बनने के चांस है, 2 डिग्री के बनने के भी चांस है, 3 डिग्री अमीन के बनने के भी चांस है और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के भी बनने के चांस है। लेकिन अगर हम एल्काइल हैलाइड को लिमिटेड अमाउंट में रखें और अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में रखें तो आपका जो रिएक्शन होता है बच्चों, ये मेजर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, प्राइमरी अमीन बनाता है। तो ध्यान रखना, अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लोगे तो मिक्सचर मिलेगा, लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में लोगे तो आपको 1 डिग्री अमीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रिएक्टिविटी की बात करें अल्काइल हैलाइड की तो बच्चों देखो इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा था। जैसे अगर मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराती हूँ तो अमोनिया बैक साइड से अटैक करके यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ रहा था। फिर आपको पहले स्टेप में मिलता था 1 डिग्री अमीन, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये हैलोजन निकल जाएंगे HX के फॉर्म में तो आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि एक्चुअली में इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। सिंस ये रिएक्शन आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो रिएक्शन तो सिंगल स्टेप में होगी और सिंगल स्टेप के अंदर अगर हो रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे R और X ये जो हमारा बॉन्ड है वो जितना जल्दी टूटेगा उतना ही रिएक्शन आपका फास्ट होगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसी की होगी जहाँ से लीविंग ग्रुप को निकालना ज़्यादा इजी है। अब कौन से बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, हम आसानी से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं RI का, क्योंकि R और I के बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बच्चों बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसलिए अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा RI का, फिर RBr का, देन RCl का और सबसे छोटा बॉन्ड यहाँ पे किसका होता है, RF का।
तो जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम, और जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी बॉन्ड की, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा। मतलब सबसे इजीली आप रिमूव कर पाओगे आई को, फिर बी आर को, देन सी एल को, और सबसे डिफिकल्ट होगा किसको रिमूव करना, एफ को। तो इसलिए सबसे स्लो रिएक्टिव या लो रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल फ्लोराइड, और हाईली रिएक्टिव आपका कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल आयोडाइड। तीसरा जो हमारा रिएक्शन है बच्चों, ये अगेन है रिडक्शन, लेकिन हमने सबसे पहला जो रिडक्शन पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड में, दैट वाज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे जो रिडक्शन मेथड है, दिस इज़ फॉर साइनाइड, जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। तो नाइट्राइल का रिडक्शन होगा। नाइट्राइल हम किसको कहते हैं बच्चों, साइनाइड को कहते हैं। तो अगर हमारे पास अल्काइल साइनाइड या अराइल साइनाइड है और उसका आप हाइड्रोजनेशन कर देते हो निकल के प्रेजेंस में, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्राइड आपको दे दिया जाए, तो हाइड्रोजनेशन जब करते हो निकल के प्रेजेंस में या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, या पैलेडियम आपको दिया जा सकता है, या LiAlH4 ले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो, इसका काम होता है इस पूरे ग्रुप को रिड्यूस कर देना। आपको याद बस इतना ही रखना है बच्चों कि ये जो मेरे पास साइनाइड है उसमें दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, और जैसे पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे दोनों एटम की दो दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसने दो बॉन्ड को तोड़ा है। आप दोनों के पास एक एक बॉन्ड लगा दीजिए और सभी के पास क्या करो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, RCH2NH2 मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जो साइनाइड होता है वो आपका कंप्लीट रिड्यूस होके CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट ही है। रिएजेंट को ही यूज़ करके किसी भी तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो ये हमारा साइनाइड है जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री अमीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज प्राइमरी अमीन। इसी तरह से अगर आपको सोडियम मर्क्यूरी एमेलगम लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इस तरह के रिएक्शन को मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। इसमें भी वही होगा बच्चों, साइनाइड ग्रुप आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। और कैसे होगा इसकी बात मैं यहाँ पे आपको छोटे से ट्रिक के फॉर्म में बता चुकी हूँ। उसी तरह से बच्चों अगर साइनाइड के जगह पे अमाइड होगा तो अमाइड के अंदर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो ग्रुप हमारा होता है C डबल बॉन्ड O, ये आपका रिड्यूस हो जाता है CH2 के अंदर। तो यहाँ पे अमाइड को भी हम अमीन में रिड्यूस कर सकते हैं और नाइट्राइल को भी हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों, अमीन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड हम किसको कहते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को थैलामाइड कहा जाता है। अब इस थैलामाइड के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों हम किसको कहते हैं, उस हाइड्रोजन को एसिडिक कहा जाता है जिसके रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा अगर उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल से आपने H+ निकाला और H+ को निकाल के आपने कोई कॉन्जुगेट बेस बना दिया, आपका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर बच्चों मैं इस थैलामाइड के अंदर से इस H+ को हटा दूंगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस H+ आयन, ये जो रिमेनिंग स्पीशीज है दिस इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट बेस, एंड नाउ एज यू कैन सी दैट the negative charge on the nitrogen atom is actually present in conjugation with two of the carbonyl group, because of which this negative charge is highly stable। तो जब आपके पास कॉन्जुगेट बेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे बच्चों, जो थैलामाइड का मॉलिक्यूल है उसका रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। कोई भी बेस यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा H+ के फॉर्म में, और जैसे ही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन दी नाइट्रोजन एटम। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। बट रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका R है बच्चों ये आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल होना चाहिए, अराइल नहीं होना चाहिए। मतलब दिस R कैन नेवर बी अ बेंजीन रिंग।
क्यों बेंजीन रिंग नहीं हो सकता है? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है बच्चों। ये अगर बेंजीन रिंग होता और इससे अगर कोई हैलोजन कनेक्टेड होता और इस पे जो थैलामाइड का एनायन है, जो कि यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो ये जो थैलामाइड के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर ईजिली नहीं निकाल पाएगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इसीलिए आपका अराइल हैलाइड इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये आपका आर क्या होना चाहिए बच्चों, अराइल के अलावा होना चाहिए। अराइल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता है आसानी से? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है बच्चों। एक तो रीज़न ये है कि हैलोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना चुका है, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन हैलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, और उस कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना एक तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बन सेंटर पे अटैक करने के लिए, तो बेंजीन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, रिपल्शन देगा। तो रिपल्शन की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है अराइल हैलाइड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है। उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर को यूज़ किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो हमारा आर है ये कभी भी बेंजीन रिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप बच्चों ये अल्काइल हैलाइड लोगे, डेल्टा प्लस है आर के ऊपर, क्योंकि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन को बाहर निकाल देगा। आपको कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड मिलेगा, और इस सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड के ऊपर हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा NaOH का, या फिर अगर कभी कभी हाइड्रोलिसिस डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर हम NaOH की वजह से नहीं हाइड्रोलिसिस आसानी से करवा पाते हैं, तो हम समटाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यूज़ कर लेते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में हाइड्रोजन के ऊपर भी आ चुके हैं। तो करना बस इतना है बच्चों, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे पास थैलामाइड का मॉलिक्यूल है, इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, ये हमारा थैलामाइड का मॉलिक्यूल है। इसका रिएक्शन हमें करना है किसके साथ, NaOH के साथ। अब NaOH के पास क्या है बच्चों, OH नेगेटिव आयन है। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक के थ्रू हम इसको याद रख पाएंगे। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको माइनस चार्ज दे दो, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको प्लस चार्ज दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा दीजिए, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको माइनस और कार्बन को प्लस दे दो। तो OH नेगेटिव कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज पे। और फिर से एक और OH नेगेटिव आप लेके आ जाओ, और ये अटैक कहाँ पे करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे मिलेगा R और N, और N के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बेसिकली ये ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करता है। तो ये हाइड्रोजन तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो क्या होगा कि ये जो आपका OH है ये H+ को लॉस करेगा, ये दोनों जगह से H+ को लॉस करेगा, और उन्हीं दोनों H+ को ये गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। और जैसे ही H+ को गेन करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट Na+ आयन। फिर से ये वाला नेगेटिव चार्ज भी दूसरे Na+ को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा कंपाउंड जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, RNH2। RNH2 इज नथिंग बट प्राइमरी अमीन। तो बेसिकली जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन आप इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। एंड दूसरी बात, प्राइमरी अमीन
अमीन के अंदर भी ये सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक अमीन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक अमीन को बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। और क्यों यूज़ नहीं किया जाता है मैं यहाँ पे समझा चुकी हूँ, क्योंकि अगर ये R यहाँ पे बेंजीन का रिंग होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वहाँ पे ईजी नहीं हो पाता। और दूसरा बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन दे दिया जाए इसका तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे भी है, इसको भी याद कैसे रख सकते हैं एग्जाम के लिए आप लोग। C डबल बॉन्डो NR C डबल बॉन्डो ये, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है और इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराना चाहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन इज NH2NH2, ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देती हूँ। करना बस इतना है आपको कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जैसे ये एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, फिर से एक वैलेंसी इसकी भी फ्री हो जाएगी। तो करेंगे बस इतना ही हम कि यहाँ पे जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन को ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दे दो। जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, RNH2 के अंदर। अब बचा ये दोनों कार्बन, तो इन कार्बन को क्या करो, इस नाइट्रोजन के साथ और इसको इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप इस तरह से बच्चों याद रख सकते हैं एग्जाम में कि आपको प्रोडक्ट बनाना कैसे है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रिपरेशन मेथड, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। आपको एक अमाइड दिया होगा, उसका रिएक्शन आपको ब्रोमीन और NaOH या फिर KOH के साथ किया जा सकता है। करना बस इतना है आपको कि ये CO को हटा देना। CO को हटाने के बाद डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको अमीन के अंदर, मतलब एक अमीन मिलेगा यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर एक कार्बन हमेशा रिएक्टेंट के कार्बन से कम होगा। जैसे अगर मैं आपको देती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O NH2 और मैंने इसका रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH के साथ करा दिया, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना के देगा, CH3NH2। अब गौर से देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें डिफरेंस आ चुका है। प्रोडक्ट में एक कार्बन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ कार्बन से कम है। रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कार्बन है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स के अंदर क्वेश्चंस का आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा बच्चों, मोलार मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलार मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आपके पास बहुत सारे अमीन दिए हैं, आप सिंपली क्या करो, उनके मोलार मास को चेक कर लो। जिसका मोलार मास ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, और वैन डर वाल फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कार्बन थे तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हुआ, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है तो इसका मोलार मास भी कम है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होगा। लेकिन अगर हम आइसोमेरिक अमीन्स की बात करें, आइसोमेरिक अमीन्स मतलब जिनके मोलार मास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मोलार मास भी सेम हो जाएगा। तो अगर मोलार मास बच्चों सेम है तो हमें देखना है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ अमीन। अब देखिए जो हमारा प्राइमरी अमीन होता है उसमें नाइट्रोजन के साथ है 2 हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमीन के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी अमीन इस तरह का अमीन होता है जिसमें एक ही हाइड्रोजन होता है, एंड टर्शरी अमीन में बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अगर हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा। अब प्राइमरी अमीन में तो 2 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बन रहा है वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा मॉलिक्यूल के बीच में वो ज़्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे सिंपली मोलार मास में डिफरेंस है तो मोलार मास के बेसिस पे डायरेक्टली आप क्या करोगे, वहाँ पे आप
यहाँ सिंपली देखोगे कि किसका मोलर मास ज़्यादा है, उसके करस्पॉन्डिंगली आप बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड कर पाओगे। बट अगर आइसोमेरिक अमीन्स दिए गए हैं जिसमें एक आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी दिया गया है, तो हमेशा प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी वाले से, सेकेंडरी वाले का टर्शरी से ज़्यादा होगा। बिकॉज जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पे क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। इन जनरल अगर बच्चों में बात करूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अगर सपोज आपके पास एक एसिड है, एक अल्कोहल है और एक अमीन है, और तीनों के जो मोलार मासेस है वो कंपेरेबल हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सबसे ज़्यादा होगा एसिड का, फिर होगा अल्कोहल का, एंड देन होगा यहाँ पे अमीन का। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसके अंदर, एसिड में, उसके बाद होता है अल्कोहल में, और जो अमीन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वीक होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका काफ़ी ज़्यादा होगा। और अमीन के अंदर क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका वीक है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वीक होता है। अब यहाँ पे बच्चा सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी में ध्यान रखिएगा कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि एलिफेटिक अमीन वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। जो कंपाउंड वाटर के अंदर जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, वही कंपाउंड आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एरोमेटिक अमीन्स होता है बच्चों, उसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है बच्चों, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। तो अमीन के अंदर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मोलार मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वाटर के अंदर वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, जो लोअर अमीन होते हैं जिनके मास कम होते हैं वो वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हायर अमीन्स होती हैं जिनका मोलार मास काफ़ी ज़्यादा होता है उनका वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती है। और रही बात एरोमेटिक अमीन की, तो एरोमेटिक अमीन में जैसे अगर मैं इसकी भी बात करूं एनिलीन की, तो ये आपका वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ पे उस कंपाउंड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक नेचर ऑफ अमीन, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर। अब बेसिक नेचर का मतलब क्या है बच्चों, तो देखिए जो अमीन होता है उसमें नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और उसी लोन पेयर की वजह से अमीन के पास टेंडेंसी होती है लोन पेयर को डोनेट करने की, और जो स्पीशीज लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, लुईस बेस की तरह। तो लुईस बेस हम उसको कहते हैं जो अपना लोन पेयर को डोनेट कर सके, और अमीन के पास तो लोन पेयर है अवेलेबल नाइट्रोजन पे, तो इसलिए अमीन आपका क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है। अब बेसिक कैरेक्टर के रिगार्डिंग दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर सपोज आपको 4 बेस दिए हैं क्वेश्चन में और चारों के KB वैल्यू दे रखी है, तो जिसका KB ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपको PKB दिया है तो KB और PKB एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर किसी का KB ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, लेकिन किसी का PKB अगर कम है तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। PKB और आपका जो बेसिक कैरेक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट बेसिक कैरेक्टर एंड KB एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ पे KB क्या है बच्चों, KB इज नथिंग बट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, बेस के लिए डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक और पॉइंट है हमारा, अल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम एसिड के रिगार्डिंग बच्चों क्या कहते हैं कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस, लेकिन बेस के रिगार्डिंग हम क्या कहेंगे, बेसिक नेचर is directly proportional to stability of conjugate acid।
कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है बच्चों? तो देखो, जैसे एसिड है जिसको मैं सपोज H से इंडिकेट कर रही हूँ, अगर ये H प्लस को लॉस कर दे तो H प्लस को लॉस करने के बाद क्या बनाएगा? A माइनस। तो अगर ये एसिड है तो H प्लस को लॉस करने के बाद जो स्पीशीज़ उसने बनाया है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कह देते हैं। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं, जैसे मैं अगर अमोनिया की ही बात करूं, तो अमोनिया अगर H प्लस को गेन कर लेगा तो गेन करने के बाद जो स्पीशीज़ बनाएगा उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। ठीक है, तो जो स्पीशीज़ H प्लस को गेन करके, प्रोटॉन को गेन करके जो स्पीशीज़ बनाता है वो कॉन्जुगेट एसिड है, और प्रोटॉन को लॉस करके जो स्पीशीज़ बनाएगा वो कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर आपके पास 2-3 सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आपको उनके बीच में बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता लगाना है, तो सिंपली क्या कीजिए, आप सभी को एक एक H प्लस दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड में, और फिर देखिए कि किसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर मान के चलिए मुझे अल्काइल अमीन और अमोनिया के बीच में कंपेयर करना है बच्चों, तो मैंने क्या किया, अमोनिया और H प्लस, अमोनिया को H प्लस दे दिया। H प्लस देते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में। अब इस अमोनियम आयन के अंदर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है 4 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज, और दूसरा है यहाँ पे 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन को जब H प्लस दे दोगे तो ये RNH3 प्लस बना देगा, जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक तो अल्काइल ग्रुप है और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंपेयर करना पड़े कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो बहुत सिंपल है कंपेयर करना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक अल्काइल ग्रुप भी कनेक्टेड है। अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? प्लस साइन नेचर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड अगर चार्ज कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस आई पावर तो 0 होता है बच्चों, तो इसलिए हाइड्रोजन अपना प्लस आई लगा के नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं रख पाएगा, बट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो रख पाएगा। इसलिए ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड किसका है? इस अमीन का है, एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कम स्टेबल है, तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? अमीन आपका, मतलब अल्काइल अमीन आपका अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस तरह से बच्चों बेसिक कैरेक्टर को हम ध्यान में रखते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपको सिर्फ गैशियस फेज की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि बेसिक कैरेक्टर का सीक्वेंस बताइए गैशियस फेज में या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि आपको प्रेफरेबली CCl4 दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को ही देखिएगा बच्चों। ठीक है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उसी का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कैसे? तो आप बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं जो ऊपर मैंने बताया अभी आप लोगों को। जैसे अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की बात करूँ, तो 1 डिग्री अमीन के अंदर एक अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री के अंदर क्या होगा? 2 अल्काइल ग्रुप होगा, और 3 डिग्री के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप है। तो लॉजिक लगाइए, ये हमारा 1 डिग्री अमीन है, अगर इसको प्रोटोनेट करके इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो ये बन जाएगा RNH3 प्लस। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो 2 डिग्री अमीन के अंदर क्या होता है? 2 अल्काइल और एक हाइड्रोजन होता है। इसको अगर प्रोटोनेट कर दूंगी तो नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज आएगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन और 2 अल्काइल रहेंगे। और अगर 3 डिग्री अमीन की बात करें तो 3 डिग्री अमीन के अंदर क्या होगा? H प्लस देने के बाद जो नाइट्रोजन होगा उसके साथ एक ही हाइड्रोजन होगा। अब अगर लॉजिक लगाए बच्चों तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको स्टेबिलिटी तभी मिलेगी अगर उसके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। तो आप देखो, अगर प्राइमरी अमीन के कॉन्जुगेट एसिड को देखेंगे तो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट को लगा के नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा।
अगर 2 डिग्री की बात करें तो दो दो अल्काइल ग्रुप है, दोनों अपनी अपनी तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देंगे। और अगर 3 डिग्री अमीन की बात करें तो तीनों तरफ से प्लस आई ग्रुप लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल पाएगी। तो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप्स लगे होंगे नाइट्रोजन के साथ, उतना ज़्यादा नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मोर स्टेबल आपका कॉन्जुगेट एसिड किसका है? 3 डिग्री अमीन का। उसके बाद 2 डिग्री का, और सबसे अनस्टेबल 1 डिग्री अमीन का है। तो अगर आपको बच्चों गैशियस फेज की बात करें या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें जैसे कि CCl4, तो ध्यान रखना बेसिक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके केस में कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब एक्वस मीडियम की बात होती है बच्चों, तो एक्वस मीडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही डिसाइड नहीं करता है। वहाँ पे 3 फैक्टर आपके डिसाइड करते हैं कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे एक तो आपका इंडक्टिव हो गया प्लस आई, दूसरा स्टेरिक फैक्टर भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, किसके पास ज़्यादा हिंड्रेंस है किसके पास कम हिंड्रेंस है। और तीसरा फैक्टर होता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से ये अमीन आपका इंटरेक्ट करेगा, उसके ऊपर भी आपका बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। तो आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द 3 फैक्टर इट वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि इफ आर इज मिथाइल ग्रुप 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। और अगर आर आपका इथाइल हुआ बच्चों तो यहाँ पे 2 3 1, मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, आफ्टर दैट 3 डिग्री एंड देन सबसे लीस्ट आपका 1 डिग्री है। अब एग्ज़ाम में याद कैसे रखें बच्चों? तो एग्ज़ाम में याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको ध्यान में रखिएगा। देखो आपको क्वेश्चंस इन्हीं दोनों में से ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये दोनों जो हैं जो सीक्वेंस दिया है बेसिक कैरेक्टर का, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया है। और एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको बच्चों बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे इन दोनों के सीक्वेंस को याद रखना है तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 2 डिग्री सभी के अंदर आगे है, ठीक है, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, तो 2 डिग्री को आगे ही रखना है। अब रही बात किसको 1 डिग्री को पहले रखें या 3 डिग्री को बाद में रखें, या कभी 3 डिग्री को आगे रखें या 1 डिग्री को बाद में रखें, कैसे याद रखोगे इसके लिए? तो ध्यान रखो मिथाइल छोटा ग्रुप है, ये आपका क्या है? स्मॉल ग्रुप है, और ये आपका क्या है? लार्ज ग्रुप है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, ये हमारा स्मॉलर है इसके मुकाबले, और इथाइल ग्रुप आपका क्या है? मिथाइल के मुकाबले लार्जर है। जो स्मॉल ग्रुप होगा उसके अंदर सेकंड नंबर पे 2 डिग्री तो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, सबसे आगे है, तो उसको तो याद रखना ही है अब आप लोगों को। अब इनके बीच में डिसाइड करें कि किसको आगे रखना है। अगर मैं मिथाइल की बात करूँ तो मिथाइल एक छोटा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप है ना, तो सेकेंड नंबर पे उसका छोटा नंबर आएगा। छोटा नंबर कौन है? 1 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे इथाइल की बात करें तो ये लार्जर है, तो इथाइल के केस में लार्जर नंबर आएगा विच इज़ 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री आगे आ रहा है तो 1 डिग्री पीछे होगा, और यहाँ पे 1 डिग्री आगे आ रहा है इसका मतलब 3 डिग्री पीछे होगा। तो इस तरह से बच्चों याद रख सकते हैं कि स्मॉल वाले का स्मॉल नंबर पहले आएगा आफ्टर 2 डिग्री, और लार्ज वाले का आफ्टर 2 डिग्री लार्ज नंबर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं और आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक अमीन की अगर बात करें तो एरोमेटिक अमीन जो होता है उसका बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से कम होता है, एज वेल एज अल्काइल अमीन से भी कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमीन के अंदर जो नाइट्रोजन होती हैं उनके लोन पेयर एक्चुअली में बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होती है, और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये जो लोन पेयर है आपका ये अवेलेबल नहीं होगा किसी को आसानी से डोनेट करने के लिए। तो जब इसका लोन पेयर ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो चुका है, सो इट इज़ नॉट एट ऑल अवेलेबल फॉर द डोनेशन टू एनी अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और जब इसके लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता है तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा। इसीलिए अल्काइल अमीन आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। तो ये सारी बातें हुई बच्चों जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर के रिगार्डिंग डिस्कस किया। बेसिक कैरेक्टर में आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बच्चों अमीन किस तरह के केमिकल रिएक्शंस दिखाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज अल्काइलेशन।
अल्काइलेशन के अंदर क्या होगा, 1 डिग्री अमीन जैसे सपोज अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। तो जैसे 1 डिग्री अमीन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, 2 डिग्री कर सकता है, 3 डिग्री कर सकता है। तो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एग्जैक्टली ऊपर ही हम लोगों ने अमोनोलिसिस जब पढ़ा था तो वहाँ पे ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया था मैंने। क्या होगा बच्चों, ये R आपका डेल्टा प्लस है, X आपका डेल्टा माइनस है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा डेल्टा प्लस पे और X को निकालेगा, और ये जो X माइनस यहाँ से निकलेगा और यहाँ से किसी एक H प्लस को निकाल लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर यूज़ करेगा तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज को हटाने के लिए एक H प्लस यहाँ से लॉस होगा, एंड दैट H प्लस विल कंबाइन विथ X माइनस टू फॉर्म HX। ठीक है, तो यहाँ से HX का रिमूवल होगा और आपका जो 1 डिग्री अमीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री अमीन में। 2 डिग्री अमीन अल्काइल हैलाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, और फर्दर रिएक्शन के बाद यहाँ पे फिर से सिमिलर तरह का मैकेनिज्म फॉलो होगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री अमीन की। 3 डिग्री अमीन फिर से क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके यहाँ पे बना देगा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसकी बात मैं ऊपर ही जाके कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो इस तरह से बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये आपके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब होता है कि जब आपका अमीन क्या करेगा, एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। एक होता है हमारा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होगा, जो अमीन होगा हमारा ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। लेकिन असाइलेशन में क्या होगा, जो अमीन होगा बच्चों ये आपका रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड के साथ या तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ। इसी को कहा जाता है असाइलेशन रिएक्शन। बट रिमेंबर दिस, यहाँ पे या तो 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा या तो 2 डिग्री कर पाएगा। 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन नहीं देखा गया है एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब जो रिएक्शंस होती है बच्चों ये बेस के प्रेजेंस में होती है, एंड मोस्ट कॉमनली हम रिएक्शन के अंदर पिरिडिन एज अ बेस को यूज़ करते हैं। बेस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी समझ लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास अमीन है, इस अमीन का रिएक्शन मैंने अल्काइल एसिड हैलाइड के साथ किया। रिएक्शन बहुत सिंपल सा है बच्चों। जैसे ये हमारा क्या है, एक प्राइमरी अमीन है लेट्स से। इस प्राइमरी अमीन का रिएक्शन मुझे एसिड क्लोराइड के साथ कराना है। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन विल हैव डेल्टा नेगेटिव, कार्बन विल हैव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे। जैसे कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन कार्बन से एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है। जितने भी हैलोजन होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन वो काफ़ी अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ था ऑक्सीजन की तरफ, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं पूरा स्टेप आपको लिख के दे देती हूँ इसका मतलब आप अच्छे से फिर समझ जाएंगे क्या हुआ। देखिए जैसे ही अटैक हुआ नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दिया सी के साथ, जहाँ पे एक Cl लगा है, एक R लगा है और एक आ जाएगा O माइनस। क्यों O माइनस आएगा, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बट यहाँ पे देखो जिस कार्बन पे O माइनस है उसी से कनेक्टेड है एक Cl जो कि काफ़ी अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो O नेगेटिव क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड बनने के बाद Cl को यहाँ से रिमूव कर देता है। और जैसे Cl यहाँ से रिमूव होगा फॉर्मेशन किसका होगा, R, यहाँ पे CH3R है आपका, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज और इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O और R। और सिंस यहाँ से जो H प्लस होगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज आपका स्टेबल रहेगा नहीं, तो ये नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, एक H प्लस को लॉस कर देगा, क्योंकि उसके बीच का सारा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ रिसीव करके अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। और यहाँ से जो H प्लस आपका लॉस होगा, दिस H प्लस विल कंबाइन विथ Cl माइनस, और Cl माइनस के साथ कंबाइन करके HCl का रिमूवल कर पाएगा। तो जैसे यहाँ से HCl का रिमूवल हुआ प्रोडक्ट क्या मिला आपको, RC डबल बॉन्ड O NH
CH3। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा बच्चों, और साथ साथ में यहाँ पे बाई प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, HCl बन रहा है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पिरिडिन को साथ में यूज़ करती हूँ, तो पिरिडिन एक बेस है, और ये बेस क्या करेगा, जैसे जैसे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर HCl का प्रोडक्शन होगा, उस HCl के साथ पिरिडिन रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और सेटल हो जाएगा। मतलब इसका काम क्या है, पिरिडिन का काम है HCl को रिमूव करना जैसे जैसे वो केमिकल रिएक्शन में बनता जाएगा। और जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं बच्चों, तो रिएक्शन आपका क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होके और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो पिरिडिन का यही रोल है कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन में HCl बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे पिरिडिन क्या करेगा, उसको रिमूव करता रहेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता रहेगा। सिमिलर टाइप का केमिकल रिएक्शन बच्चों एसिड क्लोराइड के जगह पे अगर एसिड एनहाइड्राइड को रखोगे तो भी आपका होगा। जस्ट एक ही डिफरेंस है यहाँ पे एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड में। अब Cl को किससे रिप्लेस कर दिया है हमने एसिड एनहाइड्राइड के अंदर, OC डबल बॉन्ड OR के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एसिड एनहाइड्राइड हमें दिया है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। अब होगा क्या बच्चों, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ से बॉन्ड इनिशियली शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से जब डबल बॉन्ड बनाने आएगा तो ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, और लीव करने के बाद नेगेटिव चार्ज किसको देगा, इस ऑक्सीजन एटम को। और यहाँ पे फाइनली किसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा RC डबल बॉन्ड O NHCH3 जैसा कि ऊपर हुआ था। लेकिन यहाँ से जो भी आपका बच्चों पहले स्टेप में देखिए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है जब इसने अटैक किया इस कार्बन पे तो इसके ऊपर तो प्लस चार्ज आएगा, तो फिर से प्लस चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, एक H प्लस को लॉस करेगा, और वही H प्लस को गेन कौन कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन गेन करके फाइनली क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O OH, मतलब एक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर से इस एसिड को रिमूव कौन करेगा, पिरिडिन, और पिरिडिन क्या करेगा बच्चों, इस एसिड को रिमूव करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। मतलब रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे पिरिडिन का यूज़ होता है। एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों, स्कॉट एंड बॉमन रिएक्शन। स्कॉट एंड बॉमन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा अमीन होता है ये रिएक्ट करता है बेंजॉइल क्लोराइड के साथ। रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऊपर है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एसिड क्लोराइड के केस में पढ़ा था। होगा क्या, यहाँ पे ये जो हमारा प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है बेंजॉइल क्लोराइड के साथ, और जैसे रिएक्ट करेगा क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे। इनिशियली ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, एंड ऑक्सीजन को देगा नेगेटिव चार्ज, बट उसी कार्बन पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज की मदद से डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा वापस से, और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे बच्चों एक आपको अमाइड का, सब्सटीट्यूटेड अमाइड का प्रोडक्शन होगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्कॉट एंड बॉमन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 1 डिग्री अमीन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ये अमीन आपका एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इसका रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। होता बहुत सिंपल सा है कि ये जो हमारा अमीन है 1 डिग्री, इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका NH2 ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है आइसोसाइनाइड ग्रुप के साथ, इसीलिए इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। तो 1 डिग्री अमीन के अंदर चाहे आपको एलिफैटिक अमीन दिया हो, चाहे आपको एरोमेटिक अमीन दिया हो, आपको सिंपली इस NH2 को किससे रिप्लेस कर देना है बच्चों, NC के साथ, जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसी आइसोसाइनाइड की वजह से ये जो कंपाउंड हमारा है इसका स्मेल काफ़ी ख़राब होता है, इट इज़ अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, और इस आइसोसाइनाइड को ही एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, कार्बाइल अमाइन, और यही रीज़न है कि इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बट रिमेंबर दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन, बट दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन।
नेक्स्ट आपका रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये जो नाइट्रस एसिड है उसका मतलब क्या है? नाइट्रस एसिड इज नथिंग बट HNO2। अब HNO2 के रिगार्डिंग एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये एक अनस्टेबल एसिड होता है, वेरी अनस्टेबल एसिड। तो इसीलिए इसको जिस टाइम पे हम रिएक्शन करवाते हैं उसी टाइम पे इसको बनाते हैं। और इसको बनाया कैसे जाता है? आप NaNO2 का रिएक्शन HCl के साथ करा दीजिए तो Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl बना देगा और H प्लस NO2 माइनस के साथ कंबाइन करके HNO2 बना देगा। और ये HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज आवर नाइट्रस एसिड। अब याद क्या रखना है बच्चों, ये जो नाइट्रस एसिड है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। मतलब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन इस नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपको प्राइमरी अमीन की बात करें तो प्राइमरी में दो ऑप्शन है, एक तो आपका एलिफैटिक है और एक आपका एरोमेटिक है। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराते हैं, ये जो आपका NH2 ग्रुप है बच्चों, ये आपका रिप्लेस हो जाता है डाइजोनियम ग्रुप के साथ। डाइजोनियम हम इसको कहते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N+, ये हमारा ग्रुप होता है डाइजोनियम ग्रुप। तो ये जो हमारा प्राइमरी अमीन है, चाहे हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दिस NH2 ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय डाइजोनियम ग्रुप। ठीक है, लेकिन एलिफैटिक और एरोमेटिक का जो डाइजोनियम होता है, जैसे ये जो हमारा है बच्चों, ये जो डाइजोनियम है इसको हम कहते हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड और इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में यही डिफरेंस है कि जो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है वो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इस अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सिंस ये अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके N2 गैस को रिलीज कर देता है और N2 गैस को रिलीज करने के बाद एक कार्बोकेटायन बनता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना कि जो प्राइमरी अमीन है बच्चों, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके जो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और उस वजह से N2 गैस को ईजिली रिलीज करके कार्बोकेटायन बनाएगा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल आपका मेजर प्रोडक्ट बनाता है। रही बात बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रीज़न बहुत सिंपल सा है। तो रीज़न बच्चों ये है इसकी स्टेबिलिटी होने के पीछे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, ये जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है ये थोड़ा बहुत आपका स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है इसके कंपैरेटिवली, बट ये भी ध्यान रखना कि इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। अगर मैं इसको हीट कर दूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको अबव 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूं तो ये कंपाउंड भी आपका डिकम्पोज हो जाता है और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये फिनॉल बनाता है। तो ध्यान बस इतना रखना है कि प्राइमरी में अगर एलिफैटिक अमीन की बात करें तो ये अल्कोहल बनाता है और अगर एरोमेटिक अमीन की बात करें तो लास्ट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, फिनॉल होगा आफ्टर रिएक्शन विथ वाटर। रही बात सेकेंडरी अमीन की बच्चों, तो सेकेंडरी अमीन में प्रोडक्ट आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बताया। अब ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। करना बस इतना है आपको कि अमीन का हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड का OH कंबाइन करके वाटर के फॉर्म में इसको बाहर कर दो। जैसे वाटर के फॉर्म में बाहर करोगे नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दो, एक N डबल बॉन्ड O जिसको हम नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड इसको कहा जाता है N नाइट्रोसो, क्योंकि ये नाइट्रोसो ग्रुप कहाँ पे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे N नाइट्रोसो अमीन। और इसका जो अपीयरेंस होता है बच्चों ये ऑयली जैसा होता है और ये येलो कलर का होता है लिक्विड। ठीक है, इसी तरह से अगर बच्चों आपको एरोमेटिक
2 डिग्री अमीन दिया है, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन दिया है, वही सेम चीज़ करना है आपको। ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ का OH है, इसको कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनेगा। रही बात टर्शरी अमीन की बच्चों, तो टर्शरी अमीन में क्या होता है, ये एक एसिड है। एसिड का काम होगा H+ को देना, तो H+ को देने के बाद ये क्या बना देगा, NO2- बना देगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टर्शरी अमीन किस तरह से केमिकल रिएक्शन दिखाता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये प्रोटोनेट हो जाता है, क्योंकि ये बेस है। और बेस क्या करेगा, यहाँ से जो एसिड है उसके H+ को ले लेगा और लेने के बाद ये बना देगा इस तरह का 3 डिग्री अमोनियम आयन। और ये जो 3 डिग्री अमोनियम आयन है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, क्योंकि देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर, और उस लोन पेयर की मदद से ये क्या करेगा, इस H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन और साथ साथ में एक प्लस। नाउ दिस प्लस चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस NO2-। ये जो हमारा कंपाउंड है बच्चों, ये जो हमारा 3 डिग्री अमीन है, ये आपका HNO2 के साथ रिएक्शन करके इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम इन जनरल क्या कहेंगे, ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। और ये जो ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बना है, ये एक क्लियर सोल्यूशन होता है। मतलब 3 डिग्री अमीन आपका HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, एक सॉल्ट जैसा फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाएंगे, और ये सॉल्ट होता है ये आपका क्लियर सोल्यूशन दिखाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आपके नीट में बच्चों काफ़ी बार आ चुके हैं, कि ये जो हमारा एलिफैटिक 3 डिग्री अमीन था, ये तो सॉल्ट बनाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस एरोमेटिक अमीन की बात करें, तो एरोमेटिक अमीन के अंदर क्या होगा, ये जो हमारा HNO2 है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल आपका NO होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको नाइट्रोसोनियम आयन भी कहा जाता है, ये अटैक करता है इस Nr2 के पैरा पोजीशन पे जाके ये अटैक हो जाता है। मतलब पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप का यहाँ पे अटैक होता है एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन के अंदर। ठीक है, किस तरह से अटैक होगा, तो बहुत सिंपल सा है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले ये NO+ कैसे बना, तो बहुत सिंपल है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बट इसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को याद रहे कि इस नाइट्रस एसिड की वजह से कौन से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या कहा अभी, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करके बनाता है नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे जो मीडियम है आपका ये एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है, तो ये H+ होगा। ठीक है, H+ का सोर्स देगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा HNO2 है उसके सपोज 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ने सपोज क्या किया, एक H+ को लॉस कर दिया। उस H+ को इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर देके प्रोटोनेट कर दिया। आफ्टर प्रोटोनेशन ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, and because of the positive charge on the oxygen this species is a very good living group now। तो ये यहाँ से लीव करेगा, और लीव करने के बाद क्या बना देगा, N+ डबल बॉन्ड O बना देगा। इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा बच्चों, इस Nr2 के पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये एक +M ग्रुप है और ये एक +M ग्रुप है, तो ये एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा।